तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कराने वाली हूँ अप्रैल 2025 का पॉल साइंस का पेपर और मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी सॉल्यूशंस कि आपको कैसे अपने एग्जाम्स में आंसर्स प्रेजेंट करने हैं। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाती हूँ। सबसे पहले तो हमारे टोटल क्वेश्चन पेपर में बच्चे 54 क्वेश्चंस आते हैं टोटल। सारे क्वेश्चंस आपके कंपल्सरी होते हैं, ठीक है। आपके उसमें एक ऑप्शनल मॉड्यूल होता है, मॉड्यूल 7A और 7B, जिसमें से आपको कोई एक चूज करना होता है। देन आपका जो पूरा पेपर है वो आपका दो सेक्शन में डिवाइडेड है। सेक्शन ए में आपके फर्स्ट 20 क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस्ड होते हैं एंड देन उसके नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव बेस्ड होते हैं, जिसमें आपके फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यू एंड ट्रू एंड फॉल्स आते हैं। एंड नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन बी, जिसमें आपके थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। इसमें आपके क्वेश्चन नंबर 36 से 46 आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। नंबर ऑफ वर्ड्स है 30 to 50। आपको ध्यान रखना है, ना ही आपको उससे कम लिखना है ना ही आपको उससे ज्यादा लिखना है, ठीक है। देन 47 से 52 क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके 3 मार्क्स बेस्ड होते हैं एंड लास्ट आपके 2 क्वेश्चंस 53 एंड 54 वो आपके 5 मार्क्स क्वेश्चन बेस्ड होते हैं, जिसमें आपके नंबर ऑफ वर्ड्स होते हैं 80 to 120। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टूडेंट्स, आपको अपने एग्जाम में 15 मिनट पहले क्वेश्चन पेपर मिलता है, तो इसको आपको वेस्ट नहीं करना। आपने अपने क्वेश्चन पेपर को पूरा थॉरली अच्छे से रीड करना है, पूरी अंडरस्टैंडिंग लेनी है क्वेश्चंस की कि आपको क्वेश्चंस में पूछा क्या गया है। चलिए अब हम टाइम वेस्ट नहीं करते, अब हम आते हैं अपने सेक्शन नंबर ए पर, ठीक है। आप अपनी स्क्रीन पर एक क्वेश्चंस देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज क्लोजली एसोसिएटेड विद मार्क्सिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म एंड लिबरलिज्म। आइए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या है? योर करेक्ट आंसर इज लिबरलिज्म। स्टूडेंट्स, हम आपको सारे सेक्शन ए के ऑब्जेक्टिव और एमसीक्यू में सब आंसर्स के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करते हैं, सो दैट आपको कॉन्सेप्ट को लेके पूरी क्लैरिटी रहे, ठीक है, और आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको, यही हमारा मोटिव है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। जितनी भी आपकी मेजर पॉलिटिकल थ्योरीज हैं उसमें जो आपकी लिबरलिज्म पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वो किसको सपोर्ट करती है कि इंडिविजुअल लिबर्टी मिलनी चाहिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी का एक्सेस होना चाहिए, फ्री मार्केट होनी चाहिए और स्टेट का मिनिमम इंटरफेरेंस होना चाहिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, राइट। तो ये जो आपकी आइडियोलॉजी है ये मेनली किसके ऊपर बेस्ड है? आपकी इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन के ऊपर आपकी बेस्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के टुवर्ड्स हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, Which one of the following statement is not true about the government? आपके ऑप्शंस क्या है? It is the element of state, it is responsible for making law, it gets its power from the constitution and it is permanent। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, आपसे पूछा गया नॉट ट्रू अबाउट द गवर्नमेंट। आइए हम इसके सॉल्यूशन पर आते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका कि इट इज परमानेंट। गवर्नमेंट आपकी कभी भी परमानेंट नहीं होती, हर 5 इयर्स के बाद आपके इलेक्शंस किए जाते हैं एंड गवर्नमेंट को दोबारा री इलेक्ट किया जाता है। ऑफ कोर्स जो गवर्नमेंट होती है वो आपका स्टेट का एक वन ऑफ द एलिमेंट है। गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल होती है आपके लॉज बनाने के लिए और जो भी उसके पास पावर दी गई है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है, राइट। तो आपका करेक्ट आंसर था इट इज परमानेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं हमने किस तरीके से आपको आंसर प्रेजेंट करे हैं। तो आपको बिल्कुल वेट नहीं करना है, टेंशन नहीं लेनी है। आपने हमारी टीम उन्नति एजुकेशन को कांटेक्ट करना है। आपने लास्ट 5 ईयर के एग्जाम्स पेपर जरूर करके जाने हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स को लेके क्लैरिटी हो और आपको एक एग्जाम का पैटर्न पता हो कि एग्जाम में आता क्या है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अ मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द ऑप्शंस आर स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। तो मनी बिल के लिए हमें किसका प्रायर अप्रूवल लेना होता है? सबसे पहले योर करेक्ट ऑप्शन इज प्रेसिडेंट। सिर्फ मनी बिल ही ऐसा होता है जिसके अंदर आपको उसको लोकसभा में या राज्यसभा में पास नहीं करना होता। लाइक आपके जो दूसरे ऑर्डिनरी बिल्स होते हैं उसमें पहले आप पार्लियामेंट के अंदर उसको पास कराते हो, देन वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। बस ये एक्सेप्शन मनी बिल में होती है। मनी बिल पहले प्रेसिडेंट के पास अप्रूवल के लिए जाता है, उसके बाद ये पार्लियामेंट के अंदर प्रेजेंट होता है। एक्सप्लेनेशन आप स्टूडेंट्स अपने यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा आर्टिकल 110 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो क्या बताता है कि जो भी आपका मनी बिल है या जो भी वो टैक्सेशन से रिलेटेड जो भी आपके इश्यूज होते हैं, एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं, वो सारे के सारे कहाँ से आते हैं? आपके कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर जाते हैं और इसका पूरा कंट्रोल जो होता है वो आपके प्रेसिडेंट के पास होता है। नेक्स्ट पर आते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। हाउ मेनी नेशनल पार्क फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन आर देयर इन इंडिया? ऑप्शन ए 130, बी 95, सी 80 एंड डी
75। द करेक्ट आंसर क्या है स्टूडेंट्स? आपका ऑप्शन डी 75। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे ऐसे स्टेप लिए हैं ताकि वो वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करके रख सके। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो हैं वो ओपन करी हैं, और राइट नाउ इंडिया के अंदर टोटल 75 नेशनल पार्क्स हैं जो बेसिकली वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए ही काम करते हैं। अब स्क्रीन पर देख सकते हो, अब आपके पास ऑप्शनल मॉड्यूल है, ऑप्शनल मॉड्यूल 7A, एंड देन आता है आपका ऑप्शनल मॉड्यूल 7B। इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको इन दोनों में से कोई एक ही मॉड्यूल जो है वो चूज करना है और उसके आंसर्स देने हैं। चलिए हम आते हैं पहले मॉड्यूल 7A पर। ठीक है, इसका 20th क्वेश्चन क्या है आपका? The armed forces of which country has crossed over to South Korea in 1950 and refused to go back? Options are China, Russia, North Korea and Japan. चलिए सॉल्यूशन पर आते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी, नॉर्थ कोरिया। ठीक है, तो जब आपकी कोरियन वॉर स्टार्ट हुई थी 1950 में, तो जो आपके नॉर्थ कोरिया के आर्म फोर्सेस थे उन्होंने साउथ कोरिया को इन्वेड कर लिया था। ठीक है, और इस इन्वेशन की वजह से एक बहुत ही बड़ा मेजर इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जिसकी वजह से यूएन को भी इसके अंदर फिर इन्वॉल्वमेंट लेनी पड़ी थी। ठीक है, और ये जो वॉर थी वो आपकी रही थी 1953 तक, जिसकी वजह से आपका बहुत मैसिव डिस्ट्रक्शन हुआ। ठीक है, बट नॉर्थ कोरिया जो था उसने इनिशियली रिफ्यूज कर दिया था कि वो विड्रॉ नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 19, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्लेस द एनुअल रिपोर्ट ऑफ यूपीएससी बिफोर द पार्लियामेंट, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, द प्लानिंग कमीशन एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट्स। आइए हम इसका आंसर देखते हैं। इसका करेक्ट सोल्यूशन क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए, पार्लियामेंट। ठीक है, तो जो आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है यूपीएससी, ये बेसिकली आपकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये एस्टेब्लिश हुई थी आर्टिकल 315 के अंडर। ठीक है, और इसकी जो भी एनुअल रिपोर्ट होती है वो आपकी किसके पास सबमिट होती है? प्रेसिडेंट के पास, जिसमें आपका जो भी उन्होंने वर्क होता है पूरे ईयर का, जो भी परफॉर्मेंस होती है पूरे होल ईयर की, उसकी पूरी रिपोर्ट उसके अंदर मेंशन की जाती है। एंड देन ये रिपोर्ट जो होती है आपके दोनों हाउसेस जो होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, वहां पे प्रेजेंट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब आ जाता है बच्चे हमारा सेक्शन ए का ही सेकंड पार्ट, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स और आपके ट्रू एंड फॉल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं अपने फिल इन द ब्लैंक्स पे। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। इन द डैश कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देयर आर डैश फंडामेंटल राइट्स। इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? ठीक है, इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देयर आर 7 फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, ओरिजिनली जो था आपके 7 राइट्स थे। आपके जो 6 राइट्स हैं वो कौन कौन से हैं? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू प्रॉपर्टी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। पर जो आपका राइट टू प्रॉपर्टी वाला राइट है उसको हमने 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर रिमूव कर दिया था। स्टूडेंट्स, हम आपको साथ साथ एक्सप्लेनेशन दे ही इसीलिए रहे हैं ताकि आपकी क्लैरिटी के साथ साथ, जरूरी नहीं है कि अगर ये इस बार क्वेश्चन 1 मार्क में आया है तो दोबारा ये इसी में ही रिपीट होगा। हो सकता है ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में पूछा जाए, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स में पूछा जाए, तो आप उसको अच्छे से परफॉर्म कर सको। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देख सकते हैं। ये आपके 1 वर्ड क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए क्या है? नेम एनी वन कंट्री ऑफ द थर्ड वर्ल्ड। एंड क्वेश्चन नंबर बी, विच ईयर इज नोन फॉर द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। थर्ड वर्ल्ड की कौन सी आपकी कंट्री है? वो है आपका इंडिया। थर्ड वर्ल्ड हम बेसिकली बोलते किसको हैं? वो कंट्रीज जो बेसिकली किसी के साथ भी अलाइंड नहीं है, ना ही वो यूएसए लेड वेस्टर्न ब्लॉक के साथ हैं, ना ही वो यूएसएसआर लेड ईस्टर्न ब्लॉक के साथ थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अ कोल्ड वॉर। तो इंडिया ऐसी कंट्री थी जो उसके साथ इंक्लूड किसी के साथ भी एसोसिएटेड नहीं थी। नेक्स्ट आता है, विच ईयर इज नोन फॉर द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। तो दैट इज योर आंसर इज 1991। ऑफिशियली जो आपकी कोल्ड वॉर एंड हुई थी वो हुई थी आपकी 1991 के अंदर। ठीक है, और इस इवेंट के बाद जो आपका ईस्टर्न ब्लॉक था वो पूरा का पूरा कोलैप्स हो चुका था एंड आपका बाइपोलर वर्ल्ड का ऑर्डर जो था वो खत्म हो चुका था। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं अपने सेक्शन नंबर बी पर। ठीक है, ये सेक्शन नंबर बी में आपके थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन होंगे 2, 3 एंड 5 मार्क्स के। ठीक है, तब हम आते हैं क्वेश्चंस पर। 37 क्वेश्चन देखेंगे। इसमें आपके पास 2 ऑप्शन है, आपको कोई एक करने होते हैं। अगेन हम आपको इनको दोनों का ही आंसर प्रोवाइड करते हैं।
चलिए हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। आपको उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बताना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम अपना आंसर देखते हैं। जो आपके फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, दोनों क्या है? एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स आपको क्या इंश्योर कर रहे हैं कि आपको इंडिविजुअल लिबर्टी और इक्वालिटी मिलनी चाहिए, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या इंश्योर करते हैं कि जो भी आपकी स्टेट गवर्नमेंट होगी वो आपको सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस जो है वो प्रोवाइड कराएगी। राइट्स जो होते हैं वो आपके जस्टिसेबल होते हैं। दैट मीन्स कि अगर आपको अपने राइट्स नहीं मिलते तो आप उसके लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। बट अगेन, जो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं वो नॉन जस्टिसेबल होते हैं। ठीक है, इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होता है? ये आपकी एक गाइडलाइंस होती है जो स्टेट को फॉलो करनी होती है कि वो उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर किस तरीके से डेवलपमेंट का काम करेंगे और आपको क्या क्या फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड कराएंगे। ये दोनों जो है साथ में मिलकर क्या बनाती है? वेलफेयर गवर्नेंस बनाती है, क्योंकि राइट्स क्या कर रहे हैं? सिटीजन्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और प्रिंसिपल क्या कर रहे हैं? उनके लिविंग कंडीशंस को और इम्प्रूव कर रहे हैं। चलिए इसके और क्वेश्चंस पर आते हैं। State any two directive principle which have been implemented by the government of India। ठीक है, जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं वो लोगों की डेवलपमेंट के लिए ही दिए गए हैं कि आप उनके उस पे किस किस एरिया पे फोकस करोगे। तो गवर्नमेंट ने कौन कौन से अब तक इंप्लीमेंट करे? पहला आ गया आपका राइट टू एजुकेशन, जो है आपका आर्टिकल नंबर 45। तो गवर्नमेंट ने ये एक्ट इंप्लीमेंट किया था, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। ठीक है, और इसको एक फंडामेंटल राइट बनाया था फॉर चिल्ड्रन एज 6 to 14। नेक्स्ट है आपका इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये आता है आपका आर्टिकल 39D के अंदर। तो लॉ क्या इंश्योर करता है आपको कि जो मेन एंड वुमेन है दोनों को इक्वल पे मिलेगा फॉर देयर इक्वल वर्क, सो दैट कि हम वर्क एरिया के अंदर जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट कर सके। क्वेश्चन नंबर 42, एक्सप्लेन एनी टू फंक्शन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज। म्युनिसिपैलिटीज जो होते हैं ना वो आपकी लोकल गवर्नमेंट होती है, राइट? तो अब उसके कौन कौन से ऐसे फंक्शंस होते हैं जो वो परफॉर्म करती है, हमें कोई दो ही बताने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है आपका? सैनिटेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट। म्युनिसिपैलिटी जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है कि वो क्लीनलीनेस, गार्बेज डिस्पोजल और सीवेज सिस्टम को अर्बन एरियाज में मेंटेन करके रखे। एंड सेकेंड है आपका पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। उनका क्या काम है कि वो हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरी, वैक्सीनेशन सेंटर्स को वो मेंटेन करके रखेंगे और इंश्योर करेंगे पब्लिक हेल्थ और हाइजीन को। आप देख सकते हो हमने आपको किस तरीके से बहुत ही इजी लैंग्वेज के अंदर जो है वो आंसर प्रोवाइड किए हुए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर आपको किसी कॉन्सेप्ट को लेके क्लैरिटी नहीं है, तो आप यहाँ पे ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप कोई भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, आपको सिर्फ हमारी टीम को कांटेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं स्टूडेंट्स। ये अब तक हमने 2 मार्क्स से क्वेश्चंस देखे थे, अब मैं आपको दिखाती हूँ 3 मार्क्स बेस्ड क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 पर आते हैं स्टूडेंट्स। ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। डिस्क्राइब एनी 3 फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। चलिए स्टूडेंट्स, अब इलेक्शन कमीशन के क्या क्या 3 फंक्शन होते हैं? ठीक है, पहला ये कराता है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस टू, चाहे वो लोकसभा के हो, राज्यसभा के हो, आपके स्टेट लेजिस्लेचर के हो, या आपके प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हो। नेक्स्ट आते हैं ये प्रिपेयर करते हैं आपके इलेक्ट्रिकल रोल्स। इलेक्ट्रिकल रोल्स क्या होते हैं? जिसमें आपके पूरे वोटर आईडीज और वोटर्स की लिस्ट होती है, तो वो उसको रिवाइज करते हैं और अपडेट करते हैं टाइम टू टाइम, और जितने भी सिटीजन्स होते हैं उनको वो रजिस्टर करते हैं। और नेक्स्ट आता है बच्चे आपका कि वो क्या करते हैं, जो भी आपकी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनको रिकॉग्नाइज करते हैं कि लेट्स से वो आपकी नेशनल पार्टी है, रीजनल पार्टी है, उनको इलेक्शन सिंबल ग्रांट करना, चेक करना कि वो इलेक्शन के अंदर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थे आपके इलेक्शन कमीशन के 3 फंक्शंस। अब आते हैं इसके और ऑप्शन पर। नेम एनी 3 प्रेशर ग्रुप्स लिंक्स टू ट्रेड यूनियन। आपको सिर्फ ट्रेड यूनियन से रिलेटेड प्रेशर ग्रुप्स के नाम बताने हैं। क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है स्टूडेंट्स, अदरवाइज बच्चे बहुत बार मिस्टेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जल्दी में पढ़ रहे हो कि आपको 3 प्रेशर ग्रुप्स लिखने हैं, आप कोई भी रैंडम 3 प्रेशर ग्रुप्स के नाम लिख कर आ रहे हो, उसमें स्पेसिफिकली मेंशन है आपको ट्रेड यूनियन से रिलेटेड ही प्रेशर ग्रुप्स के नाम लिखने हैं। चलिए आंसर की तरफ आते हैं। फर्स्ट है आपका इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ठीक है, ये आपका नेशनल कांग्रेस से लिंक्ड है। सेकंड आता है आपका ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ठीक है, ये आपका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI से लिंक है।
एंड थर्ड आता है आपका भारतीय मजदूर संघ, जो आपका राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस से एफिलिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं स्टूडेंट्स, ऑप्शनल मॉड्यूल पर आते हैं। एक चीज का आपको ध्यान रखना है, ये जो ऑप्शनल मॉड्यूल है आपको सेक्शन ए में भी मिलेगा और सेक्शन बी में भी मिलेगा। आपको सेक्शन ए में आते हैं, सेक्शन ए में क्वेश्चन क्या, आपको हाईलाइट एनी 3 मेन एक्टिविटीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस। आपको यूनाइटेड नेशंस की 3 एक्टिविटीज के बारे में बताना है। आइए आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्या है आपका, यूनाइटेड नेशंस का क्या काम है आपका, टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। जो भी आपके कॉन्फ्लिक्ट जोन्स होते हैं या कहीं पे सीज फायर करनी होती है, ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस जो होती है वो अपने वहां पे फोर्सेस को भेजते हैं ताकि वो वहां पे वॉर्स को प्रिवेंट कर सके और जो वायलेंस हो रहा है उसको रोक सके। नेक्स्ट है आपका प्रमोटिंग ह्यूमन राइट्स। तो यूएन किसके थ्रू वर्क करते हैं, उसकी कुछ एजेंसीज हैं जैसे आपका यूएनएचआरसीसी, जिनका क्या काम है, वो ह्यूमन राइट्स को सेफगार्ड करते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। थर्ड है आपका प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। तो यूएन की अगेन कुछ ऐसी एजेंसीज है जैसे आपका यूनिसेफ हो गया, WHO हो गया, तो ये फूड, शेल्टर, एजुकेशन, हेल्थ केयर, जब भी कहीं पे कोई भी नेचुरल डिजास्टर्स आता है, कोई आपका कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो वहां पे ये सारी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड की जाती है। अब हम आते हैं ऑप्शनल मॉड्यूल 7B पर। इसमें आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आपको हाईलाइट एनी 2 वीकनेसेस ऑफ अ कमिटेड ब्यूरोक्रेसी। आपको कमिटेड ब्यूरोक्रेसी की कोई भी 2 वीकनेस बतानी है। सबसे फर्स्ट आपका क्या आता है, लैक ऑफ न्यूट्रलिटी। जो कमिटेड ब्यूरोक्रेसी होती है ना, उसको ऑफ कोर्स जो रूलिंग पार्टी होती है उसके साथ मिलके काम करना पड़ता है और उसी के साथ अलाइन होके काम करना पड़ता है। तो आप रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट में नहीं जा सकते हो। तो ये कह सकते हो कि एक ड्रॉबैक है, उनको समटाइम्स बायस डिसीजंस जो होते हैं वो लेने पड़ते हैं, पावर का मिसयूज भी होता है। सेकेंड है डिक्लाइन इन एफिशिएंसी, ठीक है, क्योंकि ये जो आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनको कौन चला रहा है, इनको आपके पॉलिटिकल पार्टी चला रही है एक तरीके से, क्योंकि जो भी आप जिस भी पार्टी के टूवर्ड्स थोड़े से बोल सकते हो लॉयल हो गए, या जो भी रूलिंग पार्टी होगी आप उन्हीं के अकॉर्डिंगली आपको काम करना पड़ेगा। तो समटाइम्स इसकी वजह से इनएफिशिएंसी आती है। कभी अपॉइंटमेंट्स होती हैं तो वहां पे आपका फेवरेटिज्म चलता है, प्रमोशंस में भी आपका फेवरेटिज्म चलता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो आपकी गवर्नेंस की क्वालिटी है वो डिक्लाइन हो जाती है। अब हम आते हैं स्टूडेंट्स आपके 5 मार्क्स क्वेश्चंस पर। 5 मार्क्स क्वेश्चन में आपको मैंने बताया था 80 to 120 वर्ड्स ही आपको मेंशन करने लिखने होते हैं। क्वेश्चन पर आते हैं आपका डिस्क्राइब एनी 5 फीचर ऑफ ह्यूमन राइट। आप प्रेजेंटेशन देख सकते हो यहाँ पे आंसर्स की, ठीक है, आपको आंसर्स ऐसे पॉइंट फॉर्म में ही लिखता है। मैं आपको सॉल्यूशन इसीलिए ही दिखा रही हूँ कि आपको क्लैरिटी हो कि आपको आंसर्स कैसे प्रेजेंट करने हैं। पैराग्राफ में आंसर्स नहीं लिखने, प्रॉपर हेडिंग्स के साथ आपको अपने आंसर्स प्रेजेंट करने हैं। चलिए अब आंसर पर आते हैं। सबसे फर्स्ट क्या है आपका, यूनिवर्सल इन नेचर। जितने भी ह्यूमन राइट्स हैं वो सब इंडिविजुअल, रिगार्डलेस वो किसी भी नेशनैलिटी के हो, रेस के हो, कास्ट के हो, रिलीजन के हो, जेंडर के हो, सब पे एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट है इनएलिएनेबल। ये जो राइट्स हैं आप इनको किसी से ले नहीं सकते, आप किसी को डिनाई नहीं कर सकते, किसी भी सर्कमस्टांसेस में आप डिनाई नहीं कर सकते हो। थर्ड है असेंशियल फॉर डिग्निटी। तो ये ह्यूमन राइट्स आपकी लाइफ ऑफ डिग्निटी इंश्योर करता है, ठीक है, आपको इक्वालिटी ऑफ फ्रीडम इंश्योर करता है। नेक्स्ट है गारंटीड बाय लॉ। तो बहुत से ऐसे ह्यूमन राइट्स हैं जो नेशनल कॉन्स्टिट्यूशंस और इंटरनेशनल लॉज के अंदर उनको एनफोर्स्ड किया गया है। एंड फिफ्थ आता है आपका इंटरडिपेंडेंट एंड इंडिविजिबल, कि आपके सारे राइट्स चाहे वो सिविल है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक है, सोशल है या कल्चरल है, ये सारे के सारे क्या है, आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और इनको इक्वली ही प्रमोट किया जाता है। फ्रेंड्स एग्जाम्स आपके आ चुके हैं, आपको कोई भी असिस्टेंस चाहिए, आपको नोट्स चाहिए, ऑब्जेक्टिव बुकलेट चाहिए, आपको 5 ईयर के एग्जाम्स पेपर चाहिए, या आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस चाहिए, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ उन्नति एजुकेशन की टीम को कांटेक्ट करना है और उनसे आपको जो भी असिस्टेंस चाहिए आप ले सकते हैं। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना और हमारे चैनल को फॉलो करते रहना फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।